अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद हंजला ज़मीर फ्रॉम Juris.pk एंड आई एम अ प्रोजेक्ट हेड लीगल एनालिसिस ऑफ Juris.pk। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मॉडल कोर्ट्स के हवाले से है। ये मॉडल कोर्ट्स जो हैं ये किस तरह से वर्क करती हैं, इसमें कौन-कौन से मेजर इश्यूज़ हैं और इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है जस्टिस सिस्टम पर, इस पर आज हम बात करेंगे। थोड़ा-सा मैं टॉपिक का अगर बैकग्राउंड बताता चलूँ तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने ये जो मॉडल कोर्ट्स थे इनका बाकायदा आगाज़ किया और सबसे पहले इन मॉडल कोर्ट्स में मर्डर और नारकोटिक्स से रिलेटेड जो मुकदमात थे वो चलाए गए और इनका 4 दिन में फ़ैसला करने की जो है इसमें डायरेक्शन दी गई। उसके बाद जब इसके मुस्बत नताइज आना शुरू हुए तो सिविल साइड पर मॉडल सिविल एपलेट कोर्ट्स बनाई गई और इसी तरह मॉडल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो थी वो भी कायम की गई। और ये तमाम कोर्स जो थी ये आइन के आर्टिकल 37D जो कि एक्सपीडिशियस और इनएक्सपेंसिव जस्टिस के हवाले से है, उसकी बुनियाद पर कायम की गई। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाये की गई नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी की जानिब से, जिसमें ये बताया गया कि अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद मुकदमात के फैसले हुए, जिसमें मर्डर और नारकोटिक्स से रिलेटेड जो मुकदमात थे, वो शामिल थे। तो ज़ाहिर है इसमें ये जो सारा निज़ाम है इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाई जाती है, कुछ लोगों पर इस पे कंसर्न्स भी हैं और लेकिन इसमें बज़ाहिर जो है वो यही देखा जा रहा है कि इस निज़ाम को एक बेहतर निज़ाम जो है तसव्वुर किया जा रहा है और इसको एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है उसके तौर पर लिया जा रहा है। तो इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद आसिम अली बुखारी, बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर पर्सनैलिटी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्रिमिनल लॉ में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। जो हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं जनाब बैरिस्टर हारिस रमज़ान, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, आला पाए के वकील हैं और फाउंडर भी हैं रमज़ान लॉ एसोसिएट चैनल के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें जॉइन किया। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ आएँगे। आसिम साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। ये फरमाइएगा कि ये जो मॉडल कोर्ट्स हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी थोड़ा वर्किंग के हवाले से बताइएगा, ये किस तरह से काम करती हैं? क्योंकि हमने ये देखा ज़ाहिर है कि जो पहले मुकदमे चलते थे 20-20 साल, 30-30 साल मुकदमे चलते थे, ट्रायल्स जो थे साला-साल चलते थे। लेकिन फिर ये मॉडल कोर्ट्स आईं, इन्होंने इसमें इवन के 4 दिन में जो है वो ट्रायल्स जो थे वो कंक्लूड हुए। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, किस तरह से वर्किंग हो रही है? देखिए हंजला, जो 4 दिन का ट्रायल का पीरियड है, ये शायद गिनती के केसों में ये विदिन 4 डेज ट्रायल हुआ है, लेकिन 7 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर, या आप इसको कह सकते हैं कि 1 वीक के अंदर नंबर ऑफ केसेस डिसाइड हुए हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था, इवन विदाउट क्रिएशन ऑफ मॉडल कोर्ट भी पॉसिबल था। इससे पहले जब यानी ये अर्ली 80s में या लेट 70s में जब कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए, तो मर्डर ट्रायल्स इनिशियली कमिटमेंट स्टेज पे मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ करते थे। जो लॉयर्स होते थे, ट्रायल के लॉयर्स, वो कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स में अपीयर होते थे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वहां पे विटनेसेस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स पे जो ट्रायल लॉयर्स होते थे वो कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स में भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते थे, और वो एक दो दिन की बात होती थी। या अगर कोई ट्रायल लॉयर वहां पे कमिटमेंट प्रोसीडिंग में उसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया किसी इन विटनेसेस पे, तो जब कमिट किया जाता था सेशन कोर्ट में वो ट्रायल फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, तो वो सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में दोबारा उन विटनेसेस पे भी जिन पे क्रॉस हो चुका होता था, उन पे उस डिफेंस काउंसिल से पूछा जाता था आप इनको फर्दर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, या इन केस जिन्होंने उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया होता था तो उनको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा दी जाती थी। आई हैव नॉट विटनेस्ड इट, बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय टीचर, जो ही वाज लाइक फादर टू मी, मोहम्मद आसिफ चौहान साहब। मुझे जो भी अलिफ बे कानून की आती है वो आई ओ टू हिम। ही वाज ग्रेट लॉयर ऑफ भावलपुर। तो वो बताया करते थे कि हम 3 दिन के अंदर मर्डर ट्रायल खत्म कर दिया करते थे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये आपके टाइपिस्ट होते थे, जो टाइप उसी वक्त किया जाता था कार्बन पेपर के जरिए,
इमीडिएटली जो सेशन जजेस होते थे वो उनकी नकूल रेलेवेंट पार्टीज को, यानी कंप्लेनेंट साइड या प्रोसिक्यूशन साइड आप उसे कह लें, उन्हें भी दे देते थे, इसी तरह डिफेंस को दे दी जाती थी, और विद इन 2-3 डेज उनका ट्रायल कंप्लीट हो जाता था। इवन एट टाइम्स ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती थी क्योंकि जजेस के सामने फ्रेश एविडेंस होती थी, और 2-3 दिन के अंदर जब कॉन्टिन्यूस ट्रायल हो रहा हो तो जजेस आर वेल कन्वर्सेंट विद द एविडेंस, दे नो कि वहां पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, उनके दिमाग में, उनके जहन में वो सारी चीजें उस वक्त बड़ी फ्रेशली फीड हुई होती हैं, जिसपे फिर आर्गुमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बस अगर कोई चाहता था तो वो कहते थे कि आप आर्गू कर सकते हैं, ये नहीं कि राइट को डिनाई किया जाता था। हाँ, अलबत्ता उनको अगर कोई आर्गुमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। सिमिलरली अब अगर हम मॉडल कोर्ट में देखें तो मॉडल कोर्ट में एक शेड्यूल दिया जाता था। अब मॉडल कोर्ट इस वक्त इस स्टेज पे आजकल कोई फंक्शन नहीं कर रही, दे डू एग्जिस्ट बट दे आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग सिंस द ऑफिस ऑफ CJP हैज बीन लेफ्टेड बाय देन चीफ जस्टिस मिस्टर आसिफ सईद खोसा। उसके बाद से कुछ सूरत हाल, कुछ मेरे ख्याल में वो पर्सन स्पेसिफिक इसको आप कह सकते हैं कि जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इंस्टीट्यूट मस्ट रन। मेरा बिलीव है कि इंस्टीट्यूट रन करने चाहिए, ये पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी इंस्टीट्यूट को इस बात पे अपनी पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए कि किसी एक बंदे की खातिर या एक बंदे की विश के ऊपर। These institutes are to be here and they have to be here till Pakistan is on this world। और पाकिस्तान के साथ साथ इन इंस्टीट्यूट ने रन करना है। जो पॉलिसीज हैं उसमें मेरा ख्याल में इस चीज के इफेक्ट को देखना चाहिए। मॉडल कोर्ट का ये जो काम इस वक्त मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जो किया गया एक अप्रिशिएटेबल काम है। मैं क्रिमिनल साइड की बात करता हूँ, इस इन अ सेंस के दे हैव डिसाइडेड सो मेनी केसेस। अगर आप उसका डाटा कलेक्ट करें, पहले मैं उसके आपको जरा प्रोसीजर के बारे में बता दूं। पहले उसका शेड्यूल इशू किया जाता है। शेड्यूल में दोनों काउंसिल्स को, प्रोसिक्यूशन को, इवन के वो लोग जो जिनकी जिम्मेवारी थी इस पॉलिसी के तहत कि उन्होंने विटनेसेस को मैनेज करना है कि वो कोर्ट में उन डेट्स पे जो फिक्स की जा रही हैं उसमें लाजिम है कि वो मौजूद हों। उनके साथ कंसल्टेशन के बाद डेट फिक्स की जाती थी, और इसमें लॉयर्स की अपनी मर्जी शामिल होती थी। वो गिवन डेट पे उनका आना लाजमी था, या फिर वो अपना एक सब्स्टिट्यूट देते थे कि अगर इन केस के ही इज नॉट अवेलेबल देन द अदर ही कैन बी अ सब्स्टिट्यूट लॉयर और हिज जूनियर, वो उस ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन और उन पे विटनेसेस पे करेंगे जो वहां पे पेश होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि अगर कोई विटनेस वहां पे नहीं आ सकता, he is at some place which is far away from that model court, तो उसको वीडियो लिंक के जरिए भी जो ट्रायल में रिकॉर्ड किया जा सकता था। और मेरे कुछ केसेस के अंदर इवन के विटनेस वाज इन सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म हज एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उनको हज के दौरान भी उन्होंने एक टाइम रख के जो पोस्ट हज डेज में जब उनके पास बीच में अरेंजमेंट हो सका था, तो उन्होंने मुझे आज भी याद है, वो डॉक्टर था, उनकी मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन वीडियो लिंक पे स्काइप पे उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन लिखी गई थी। तो ये एक मेरे नजदीक इनकरेजिंग है। देखें, क्रिमिनल ट्रायल जो होते हैं यहाँ पे हमारे बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया था कि क्रिमिनल ट्रायल्स जो मुद्दई अगर कमजोर केस के साथ कोर्ट में आया हुआ है या उसको बता दिया गया है कि आपका केस कमजोर है, तो वो बड़ा प्रोलॉन्ग ट्रायल लेके जाते थे, और उसमें इट टुक इयर्स के वहां पे 5-5 साल 10-10 साल तक ट्रायल चलते रहते थे, और लोग बिहाइंड बार, इसमें आपको पता है कि जो खासतौर पर मर्डर केसेस थे इसमें आसान नहीं होता किसी का जमानत पे आना, और जमानतें इवन के कोर्ट्स, हायर की कोर्ट्स भी बड़ी डिफिकल्ट एक सिचुएशन में यूँ समझ लें कि एक्यूज को जाना पड़ता है, जहाँ पे उसको जो नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें उनको बेल ग्रांट की जाती है वो बड़े कम है मर्डर केसेस में, मर्डर चार्जेस पे। तो इसका जो प्रोसीजर के बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहली बात के शेड्यूल, फिर उसके बाद कंसेंट से डेट, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो केस फाइनल हो जाता है। और बड़े ही शॉर्ट पीरियड में अगर आप डाटा को कलेक्ट करें तो डाटा इटसेल्फ जो इट स्पीक्स इन वॉल्यूम
जो मैं देख रहा था कि जब ये से कि ये जो अनाउंसमेंट थी 11 मार्च को 2019 को ये अनाउंसमेंट की गई थी मॉडल कोड को इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे आपने पहले बताया कि ये मॉडल कोड्स मर्डर केसेस को और नारकोटिक्स केसेस को डील करने के लिए 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने प्रॉपरली स्टार्ट किया अपना काम करना। पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 36 कोर्ट बनाई गई थी। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में 116 कोर्ट्स थी जिन्होंने ये काम ये ड्यूटी परफॉर्म की फर्स्टली, लेकिन आफ्टर 24 जून 57 मोर कोर्ट्स मॉडल कोर्ट्स वर एडेड ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें पंजाब के अंदर 40 और कोर्ट्स उन 36 के अलावा जो इनिशियली बनाई गई थी यू मेक इट 76 इन नंबर्स इन पंजाब ओनली। तो जो ओवरऑल केसेस हैं, जो अगर आप देखें कि पहले जो डाटा आपको इस वक्त भी सो मच सो कि अगर आप जो हमारा लॉ एंड जस्टिस कमीशन की वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाके मॉडल कोर्ट्स के बारे में सर्च करेंगे जो क्रिमिनल साइड है, तो 2.5 months में दे डिसाइडेड 5647 केसेस, जो अनप्रेसिडेंटेड बात थी। पाकिस्तान में कभी भी इन मॉडल कोर्ट्स पे बनाए जाने से पहले कभी भी इतने नंबर ऑफ केसेस विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कभी डिसाइड नहीं हुए थे। राइट। मैं जाती तौर पे मॉडल कोर्ट्स के फंक्शनिंग से मुतमईन हूँ। सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है, वो बाद में अगर जैसे आप चलेंगे तो हम हो सकता है वो आपके क्वेश्चन में कहीं तो मुझे नजर आ जाए तो हम डिस्कस करेंगे। जी राइट। जी अच्छा बैरिस्टर हारिस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर ये फरमाइएगा, ये जो सारा निज़ाम है, और हमने देखा कि ये तकरीबन 1 साल हो गया इस पूरे निज़ाम को मॉडल कोर्स के जो है वो चलते हुए, तो आपकी क्या देखते हैं, आपकी नज़र में कैसा ये निज़ाम है, और कौन-कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली ज़रा हमें सिविल जो मॉडल सिविल एपलेट कोर्ट्स हैं सिविल साइड पर, उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू हंज़ला। असल में ना आसिम साहब, बड़े मुझे इनकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आसिम साहब जैसे लोग अगर हमारे प्रोफेशन में और भी ज़्यादा हों तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माशाल्लाह ये एक चीज़ को एक बड़े अच्छे अंदाज में पॉजिटिव एक व्यू पॉइंट से देखते हैं, और उन्होंने मॉडल कोर्ट्स के ऊपर अपने एक बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया। हाउएवर मेरी थोड़ी सी ना क्रिटिकल व्यू है इस चीज़ के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि ये मॉडल कोर्ट्स का या कोई भी निज़ाम यहाँ जो अगर लाया जाता है, इट्स जस्ट लाइक ट्रीटिंग कैंसर विद पैनाडोल्स। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आप जब तक कोर मामले को हल नहीं करते, और जो नासूर है हमारे पूरे सिस्टम का, जब तक उसको चेक एंड बैलेंस में नहीं लाएंगे, आप कुछ भी कर लें, इट विल ओनली बी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इट विल ओनली बी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस, नॉट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। उसकी वजह ये है कि क्रिमिनल, क्योंकि मैं सिविल साइड पे ज़्यादा काम करता हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ मैं। आसिम साहब क्योंकि मेरे साथी जो हैं वो क्रिमिनल बहुत काम करते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि आप सबसे बड़ी बेस लाइन को तो एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, और वो ये है कि द विल एंड द विलिंगनेस ऑफ बोथ द बार एंड द बेंच टू कम टुगेदर एंड टू कम अप टू अ पॉइंट वेयर they can mutually resolve a lot of pending litigation on one side, and on the other side आने वाले फ्यूचर के लिए आम आदमी को लिटिगेशन से रिलीफ कैसे देना। आज इस मॉडल कोर्ट की एग्जांपल दी गई, बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने काम भी किया, लेकिन मैं लाहौर में रहते हुए इसकी फॉलोइंग को देखते हुए क्रिटिकली मैं नहीं समझता कि आज किसी भी लेवल पे कहीं पर भी कोई शख्स, एक आम आदमी हमारे लीगल सिस्टम से किसी जगह पर भी मुतमईन है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इसमें हमारा बार और बेंच दोनों की काविश प्रॉपर नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ बात को आपकी, मैं बात की क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा बार का जो निज़ाम है और हमारे वकला हजरात हैं, इनमें से ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि कोई केस जल्दी और रैपिडली रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक बहुत अजीब सा माइंडसेट है, और वो ये है कि अगर केस जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा तो हमारी तो फीसें मारी जाएंगी,
और एक लिटिगेंट आके हमें ये सवाल करेगा कि वकील साहब 4 दिन के लिए तो आपने काम किया है, तो आप इतनी बड़ी फीस कैसे मांग रहे हैं मुझसे? ठीक हो गया। अब ये एक माइंडसेट है जो कि जिसने प्रॉम्प्ट किया है कि पूरे लीगल फर्टर्निटी को कि वो जितना लंबा केस लेके जाएंगे उतना ही दे कैन मिल्क द काउ एंड दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द क्लाइंट। दिस इज अ वेरी, ये मेरी एक जाती ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये मैं आपको बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया है, और एक मुझे आज भी याद है, एक सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में एक पेपर पढ़ रहे, एक एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु वाज अमंग्स द यंगर लॉट जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने, तो वो उन्होंने एक दफा ये बात कोट की कि जी मैंने अपने, जो उनके वालिद साहब भी बड़े सीनियर एडवोकेट थे, तो उनको बताया कि देखिए वालिद साहब मैंने आज ये फलाना केस खत्म करा दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया, मतलब एक उससे जरा, मतलब बहुत गुस्से से नहीं, कि बेवकूफ तुमने वकालत करनी है, तुमने केस कैसे खत्म करा दिया इतनी जल्दी। और यहाँ से उन्होंने तमहीद बांधी अपनी पेपर पढ़ने की कि हमने ओवरऑल अपनी सिस्टम में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर हम क्या करते रहे हैं आज तक। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई बंदा हमारे किसी एक वकील को ये समझाए कि अगर आप जल्दी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करवाएंगे, क्विकली प्रॉम्प्टली अपने क्लाइंट को रिलीफ देंगे, तो कल को वो 10 नए केसेस भी आपके लिए लेके आएगा। सो इट्स नॉट दैट कि आप मुर्गी और वो अंडे वाली जो बहस होती है कि जी मुर्गी को ही हलाल करना है आपने, आप उससे कई अंडे खा सकते हैं और बहुत सारे नए केसेस निकाल सकते हैं। लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आपको शायद, आई डोंट नो आप इफ यू आर अवेयर, लाहौर में एक मीडिएशन सेंटर कायम किया गया है जो कि सेशंस कोर्ट के साथ है। आसिम साहब, आर यू अवेयर ऑफ इट, द मीडिएशन सेंटर इन लाहौर? जी यहाँ पे आर्बिट्रेशन, बिल्कुल मीडिएशन हो रही है और आर्बिट्रेशन के लिए भी वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वहां पर एक एडिशनल सेशन जज साहब तशरीफ फरमा है, जिनका नाम ज़हन में नहीं है, इंतहाई शफीक तबीयत के आदमी। मैंने अपने 2 से 3 केसेस वहां पे मुझे रेफर हुए और मैंने उसको एक्सप्लोर किया बिकॉज आई वांटेड टू सेटल। एज अ बैरिस्टर मेरी ये ट्रेनिंग है कि आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट पॉसिबल रिकोर्स पे जाएं और उसको लंबी लिटिगेशन से बचाएं, और अगर आपका मामला हल हो सकता है सेटलमेंट के थ्रू अच्छी गुड प्रॉपर मीडिएशन, तो आप उसको हल कर सकते हैं। आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि उन जज साहब ने इतनी जबरदस्त माहौल में, इतनी दोस्ताना तरीके से, एंड वाइल फॉलोइंग द बेस्ट एथिकल एंड मॉरल प्रैक्टिसेस ऑफ आवर लॉ, उन्होंने उस केस को इतने अच्छे तरीके से हल करवाया कि ना सिर्फ उस केस का एक हमें मंतकी अंजाम मिल गया बड़ी जल्दी, एक सिविल मैटर डिस्प्यूट का, बल्कि वो दोनों पार्टीज आपस में बड़े बेहतरीन तरीके से हाथ मिला के और दोस्ताना माहौल में वहां से गए। नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हम ये करें। एंड कैन यू इमेजिन कि ये ऑप्शन अब सिविल कोर्ट्स में और हर स्पेशलाइज्ड कोर्ट के अंदर, आई डोंट नो क्रिमिनल साइड पे ये अवेलेबल कितनी है, पर सिविल साइड के ऊपर तो हर लेवल पे ये अवेलेबल है और जजेस इनकरेज कर रहे हैं कि हम आपका केस वहां भेज दें। एंड कैन यू इमेजिन कि इस आर्बिट्रेशन सेंटर की कॉस्ट लिस्ट में 6-7 से ज्यादा केसेस नहीं होते रोज। दिस शोज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आवर बार कि वो केसेस की क्विक डिस्पेंसेशन करवाएं और लोगों को, लिटिगेंट्स को रिलीफ दिलाएं। हाउएवर व्हाइल सेइंग दैट, ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर अगर आप हमारे बेंच की तरफ देखें, तो मेरा पहला सवाल ये मेरी अपनी जाती राय है और इख्तलाफ सबका हक है कि आपका पिवट जो है एक केस का किसी भी कोर्ट में, वो जज होते हैं। अगर आप देखा जाए तारीख में भी अगर देखा जाए तो ये जज ने ही केस को हैंडल करना होता है और जज ने ही पार्टीज को बाइंड करना होता है टू फॉलो ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लॉ। जैसे कि आसिम साहब ने बड़ा बेहतरीन फरमाया कि एक वक्त था कि जब 3 से 4 दिनों में मर्डर रेफरेंसेस हो जाया करते थे, तो उसकी वजह ये थी कि जजेस इफेक्टिव कंट्रोल जो थे वो पार्टीज पे एक्सरसाइज करते थे और वो ये इंश्योर करवाते थे कि पार्टीज पेश हों, उनके गवाहान मौजूद हों। वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे कि मुझे 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव जजमेंट दे सकें। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, हम खुद ये समझें कि एक जज अगर एक केस को सुन रहा है, तो अगर वो 15 दिन बाद
10 दिन के बाद और 4-5-6 महीनों के अंदर जाके एक रेफरेंस को या एक ट्रायल को लेके चल रहा है, तो उसका कितना इंटरेस्ट रह गया होगा और उसकी कितनी मेमोरी उसका साथ दे रही होगी। सो द पॉइंट रिमेन्स के ये चीज इस वक्त हमारी बेंच की तरफ से भी नहीं एक्सरसाइज हो रही किसी भी स्टेज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि द लैक ऑफ जजेस अवेलेबल एंड द एक्सेसिव वर्कलोड ऑन देम। मेरा ये मानना ये है कि हम सब काम करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं। आसिम साहब भी इस चीज को समझते हैं कि एक रीजनेबल वकील की कॉस्ट लिस्ट में 15 से 20 केसेस अच्छे के पास होंगे और एक रीजनेबल के पास 8 से 10 से 12 केसेस होंगे। एक जज की डेली कॉस्ट लिस्ट के अंदर 100 के करीब केसेस होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि एक जज जो है वो मेरिट पे एक केस को प्रॉपर्ली फॉलो अप भी करवाए, उसकी हर एलिमेंट को भी साथ लेके चले और उस पर एक बेहतरीन ऑर्डर भी जो है वो प्रोमलगेट करें। द पॉइंट रिमेन्स के हमें इसमें बहुत सारे मैथ लेवल्स पे पहले रिफॉर्म्स लाने हैं। पहले हमने अपने जजेस के ऊपर से बोझ कम करना है, उनको इनकरेज करना है कि देखिए हम आपको डेली 8 से 10 केस दे रहे हैं, इनको आपने रिजॉल्व करना है, टाइमलाइंस के थ्रू करना है। जैसे कि मैं आपको, सॉरी मैं टाइम जरा लंबा ले रहा हूं लेकिन मैं इस पे कंक्लूड करता हूं, फिर आप अगले सवाल कीजिएगा। कि जैसे कि मंसूर अली शाह साहब ने, जो अब इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने दिन और रात की मेहनत के बाद हाई कोर्ट के फोरम के ऊपर केस मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक कोलोसल एफर्ट की, जो कि जिसमें उन्होंने बहुत बड़े नासूरों को खत्म किया। जैसे कि फॉर इंस्टेंस पहले ये बहुत बड़ा आसान होता था कि जी केस आया, अपनी मर्जी का जज लगवा के उनको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करा के फेवरेबल डिसीजन ले लिए जाया करते थे। इन्होंने आके मंसूर अली शाह साहब ने कंप्यूटराइज निज़ाम का एक इजरा किया कि अब कोई शख्स जो है वो खुद केस नहीं लगवा सकता, वो एक निज़ाम है उसके थ्रू केस लगेंगे, और अगर किसी ने इसको बाईपास भी करना है तो वो एक बहुत ही हाई लेवल की कोई पैसे लगना या कोई इस तरह का इशू है। एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडिड बिफोर यू। फिर उन्होंने बाकायदा पुराने केसेस की केस हैंडलिंग शुरू की और एक सुर्ख लिस्ट का इजरा किया कि अगर फलाने साल तक अगर केसेस नहीं, जो केसेस हैं उनको ओल्ड में कंसिडर किया जाएगा और जजेस प्रायोरिटी बेस के ऊपर विदाउट एडजर्नमेंट्स उन केसेस को हैंडल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे निज़ाम को हमारी अपनी बार ने थ्वॉट किया एट डिफरेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं ये था। क्योंकि जिस तरह आसिम साहब ने एक बात से मैं लीड लूंगा कि जहां हमारी एज अ लॉयर इंटरेस्ट में केस को लटकाना होता है, वहां हम पूरी कोशिश करते हैं कि सिस्टम को एब्यूज करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं कि हमारा असल में इशू कुछ और है। मॉडल कोर्ट्स जो है वो अपना पर्पस तब तक फुलफिल नहीं कर सकेंगे जब तक हम एक्चुअल रिफॉर्म्स की बेस को, सबस्ट्राटम ऑफ द इंटायर सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। तो ये मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू, और आप आगे सवाल करेंगे तो हम इसको और आगे एक्सप्लेन कर सकूंगा मैं। जी अंजला। राइट, अच्छा राइट, अच्छा आसिम साहब थोड़ा सा ज़रा प्रोसीजर पर बात करते हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा इसमें स्पीडी ट्रायल होता है, एक बड़ा स्पीडी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है इन मॉडल कोर्ट्स में। तो कहीं ये कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा क्वालिटी ऑफ जस्टिस पे? क्योंकि अभी एक यूके बेस्ड एनजीओ है, उसकी एक रिपोर्ट शाये हुई, उसने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट्स की तरफ से जो डेथ पेनल्टीज दी गई थी उसमें से 78% जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी। तो ये जो मॉडल कोर्ट्स हैं, इतना स्पीडी ट्रायल है, तो कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की तरफ तो नहीं जा रहे? अंजला, जहाँ तक ये इशू है कि मॉडल कोर्ट्स की जजमेंट ओवरटर्न हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो ये इशू यूँ समझ लें कि एग्जिस्ट करता है सिंस जुडिशरी हैज बीन इनेक्टेड। अब से नहीं, मॉडल कोर्ट तो यूँ समझ लें कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई। इससे पहले भी नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट ने लोगों को कॉन्विक्ट किया, हाई कोर्ट से एक्विटल हुई, या इवन के मैं आपको एक कोट करूं, मेरा एक केस था ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट से वो शख्स एक्विट हुआ, उसका नाम इमाम बख्श था, रहींदर खान का केस था। और जब मैं वो केस करके वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस शख्स के
जिंदगी के तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2004 से वो कस्टडी में था और 2019 में वो एक्विट हुआ। He was just 23 year old when he was inducted in that case, or he was, since then he was in custody. We don't have any compensation in our system for those years which he had been incarceration. This is very unfortunate. उसके अलावा मैं कमिंग टू द टॉपिक के जो जजमेंट्स हैं ये एसेंशियली रिलेट करती हैं माइंडसेट से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो जज होता है ट्रायल कोर्ट का, उसके एक ही चीज को ये मैं कहूंगा ये ब्यूटी है क्रिमिनल लॉ की कि एक ही एविडेंस को पढ़ने पे एक कोर्ट का जज डिफरेंट डिसीजन पे आता है, वो एक एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट कर देता है। हाई कोर्ट में जाके जब उसका केस दोबारा से ओपन होता है तो हाई कोर्ट के जजेस डिफरेंट व्यू फॉर्मुलेट करते हैं और वो वहां पे एक्विट कर देते हैं। लेकिन दीज कंट्रास्ट आर नॉट हैविंग एनी penal consequences or even any compensatory benefit for the accused, जो शायद किसी स्टेज पे जाके इस मुल्क में आई विल रिक्वेस्ट थ्रू दिस चैनल इवन कि ये जरूर होने चाहिए कि उस शख्स की जिंदगी के जितने अरसा जो वो जेल में जाता है और उसके जो कुछ उसके साथ होता है, उसके नियर डियर्स के साथ होता है, उसकी फैमिली जो सफर कर रही होती है, उसके लिए कोई कंपनसेशन जरूर होनी चाहिए। इफ कोर्ट एट एनी स्टेज, it may be high court or it may be supreme court, when they come to the decision that this case was planted and when they are acquitting any person, they must award him some compensation. और जहां तक मॉडल कोर्ट के डिसीजन का ताल्लुक है, जो सबसे पहली बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना जरूरी है। ये याद रखिए, जो जस्टिस सिस्टम है, या इट्स नॉट इजी बीइंग जज ऑफ एनी कोर्ट, इट्स नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम इट इज इजी unless somebody have an aptitude which definitely involves his previous experience on those matters, चाहे वो क्रिमिनल साइड है, जैसे मॉडल कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस लेवल के जजेस होते हैं, और मॉडल कोर्ट जो क्रिमिनल साइड पे हैं, उन पे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होना जरूरी होना चाहिए कि उनका के अंदर टेंडेंसी या उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो क्रिमिनल मैटर्स को विदाउट बीइंग इमोशनली मोटिवेटेड मेरिट के ऊपर, एविडेंस के ऊपर डिसाइड कर सके। हमारा सिस्टम एविडेंस बेस्ड है और हमारा सिस्टम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो दलील का सिस्टम है, ये हमें इस्लाम से मिला है कि लोगों के दरमियान में फैसला करने पे सबूत और दलाइल, ये दोनों चीजें हैं, इन पर हमने तवज्जो देनी है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे कोर्ट के जजेस डिवाइन जस्टिस करना शुरू कर देते हैं। ये डिवाइन जस्टिस में जब जजेस पढ़ते हैं, वहां पे इश्यूज होते हैं, वहीं पे तब ये मसाइल खड़े होते हैं कि एक ना कन्विक्ट किया जाने वाला केस या एक ऐसा केस जिसमें क्लियरली एक्विटल बनती हो, उसमें भी सजा दे दी जाती है। जज जो मोटिवेट होकर या इमोशनल होकर वो डिसीजन अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द एविडेंस देके किसी को यू समझ लें कि दे थ्रो हिम टू द गैलोस फॉर सम गुड पीरियड ऑफ टाइम एंड ही रिमेन यू सी इन डेथ सेल्स फॉर सम इयर्स। तो ये जब तक आप एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेंगे और एप्टीट्यूड के बाद उन लोगों को जो क्रिमिनल साइड पे हैं उनको वहां पे लगाया जाए, और वो दे मस्ट बी अमंगस्ट दोज, देखें जो ह्यूमन डिफरेंसेस हैं अंडरस्टैंडिंग के, वो एक एडमिटेड फिनोमेना है, हमें इसको एडमिट करके आगे चलना है। नो टू पर्सन ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, दे हैव डिफरेंट प्लस एंड डिफरेंट माइनसेस। तो उसी में से आपने चूज करना है, चाहे वो सिविल साइड पे देखें, बाज लोग होते हैं वो क्रिमिनल साइड के वर्क को एंजॉय करते हैं,
मैं यानी कि ये कोई सेल्फ प्रेस के ज़मरे में खुदा न खास्ता नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे आज भी, मैं अगर रात के 2 बजे या 3 बजे कोई उठा, मुझे नींद में हूं मैं, और मुझे सोए हुए अगर आधा घंटा भी हो ना, और मुझे कोई क्रिमिनल साइड पे किसी केस की डिस्कशन के लिए उठा ले, तो मेरी नींद उड़ जाती है। आई डोंट फील स्लीपी। ऑन द कंट्रेरी, मैं न्यूज़पेपर भी आधे घंटे के लिए बैठ के नहीं पढ़ सकता, मुझे नींद आने लग जाती है। तो वो एक मेरा अपना, इसी तरह लोग हैं जो सिविल साइड के लोग हैं, उनमें भी जजेस अवेलेबल हैं जो सिविल, जिनका सिविल लॉ, जिनकी यूं समझ लें उनका क्रेज है सिविल लॉ। आई हैव क्रेज फॉर क्रिमिनल लॉ। मुझे क्रिमिनल केसेस में मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने एफएससी मैथ्स और समझ लें कि प्री इंजीनियरिंग साइड पे की, फिर मैंने बीएससी मैथ के साथ की हुई है, और मैं इस साइड पे बाय चॉइस आया हूँ, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ सर्कमस्टांसेस। बीएससी के बाद आई ज्वाइन और आई स्ट्रेट अवे वेंट फॉर क्रिमिनल लॉ, क्योंकि मुझे इसका शुरू शौक है मैं इसमें। और इसी तरह जो जजेस जिनको क्रिमिनल साइड पे शौक है, उनका एप्टीट्यूड देखते हुए उनको अगर वहां पे अपॉइंट किया जाए, दे विल बी फीलिंग प्लेजर इन डूइंग दैट जॉब, एंड व्हेन यू आर हैविंग प्लेजर इन जॉब, देन नथिंग कैन मैच इट, दे विल नेवर फील टायर्ड इवन। इसी तरह सिविल साइड पे है कि जो जजेस जिनका एप्टीट्यूड उस साइड पे, जो सिविल लॉ के या सिविल अफेयर से वो डील करने में, दे नेवर फील टायर्ड, तो अगर आप उनको वहां पे बिठाएंगे तो यू विल गेट, यू कैन हैव जस्ट मैजिक फ्रॉम देम, और आपको रिजल्ट बताएगा। हाँ, एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ, क्योंकि एक कुछ मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल हु आर ग्रेसिंग बेंचेस, इवन इफ दे आर सिविल जज और इवन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जब आप किसी ऐसे बंदे को जो मिसफिट है, हु आर जस्ट डूइंग इट for the sake of job, then it's very unfortunate. Believe me, it's very unfortunate for litigant, it's very unfortunate for lawyers, and even for the grace of bench, that certain person is just sitting on that chair, which is meant for, and which is meant for justice, which is you see कि हमें कहा जाता है कि ये अल्लाह का एक रूप है, जो काजी की कुर्सी है, उसमें वो अल्लाह के रूप में खुदा दाद सलाहियतें हैं उसके पास कि वो लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। तो ये खुदा की दी हुई एक अमानत है। अगर इस अमानत को कोई शख्स सही तरीके से इस अमानत को डिस्चार्ज नहीं कर रहा, तो टू मी वो खयानत का जिम्मेवार होगा, और वो खयानत के जिम्मे में आता है। उसकी जो भी कुछ वो पक्ष एंजॉय कर रहा है, ये उसके लिए कल को एक बर्डन होगा, which he will never be able to discharge, कि without being or without being deserving, he kept on occupying that place, and he just kept on enjoying perks of that seat. तो मैं इस वजह से ये रिक्वेस्ट आपके, मेरा पहला प्रोग्राम ऐसा हो रहा है जिसमें मुझे ये बात मैं ओपनली कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो लोग जो कॉम्पिटेंट हैं वो बैठे होंगे, तो आप देखेंगे कि फैसले जल्दी भी होंगे और फैसलों में आपको इंसाफ नजर भी आएगा। लेकिन फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, वही बात कि दो लोग एक जैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हो। राइट। ओवरऑल मैं इस बात से बीइंग रियलिस्टिक, मैं इस बात से ज्यादा मैं एग्री नहीं करूंगा कि वहां पे जस्टिस का कोई, दे आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस। नो, इट इज नॉट ट्रू। फर्क जरूर है, डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ राइट ऑफ अपील। यू कैन अपील बिफोर द हाई कोर्ट एंड दिस अपील इज एज ऑफ राइट। वहां पे आपको नतीजा निकल आता है, लेकिन ये कभी भी इसको आप यानी कि 0% तक नहीं ला सकते, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इस चीज को कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जज की जजमेंट को टर्न डाउन कर दिया है, या उसके एक्यूज जिसको देखेंगे बड़े दो, इट इज वेरी रेयर कि जो एक्विटेड है उसमें जो है हाई कोर्ट किसी भी जजमेंट को टर्न डाउन करे और अपील अगेंस्ट एक्विटल एडमिट करे, वो बड़ा रेयर होता है। जी खा जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब,
ये फरमाइएगा कि जब ये मॉडल कोर्ट्स खोसा साहब की तरफ से कायम की गई, उसके बाद हमने ये देखा कि एक बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन आया बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की जानिब से, और यहाँ तक कहा गया इवन के जो वकील पेश होगा इन अदालतों में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि वो सारा जो मामला था वो सेटल हो गया। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बात मैंने आपको मैंने पहला जवाब आपको दिया उसमें काफी हद तक इस बात को मैंने वही कवर तो कर ही लिया कि प्रॉब्लम वही आके खत्म होती है कि माइंडसेट जो हमारा बार का है, हमारे वकला बरादरी का है, क्योंकि ये इस गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है कि अगर हम कैंडिड सही और सच्ची बातें ना करें। मतलब हर बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, जैसे हम अदालत में भी अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं, इसी तरह यहाँ इस गुफ्तगू में भी हमारा ये फर्ज है कि हम अपना बेहतरीन व्यू पॉइंट दें। तो मेरा तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे एक क्लैरिटी है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली बार की इतनी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जिसके अंदर वो बेसिक चीज़ों को ही नहीं समझ पाते कि हमने क्लाइंट को लेके कैसे चलना है। जब आप क्लाइंट को एक असामी बना के चलेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप और मैं मतलब मुझे एक अरसा हो गया है और मेरे तजुर्बे में तो ये बहुत दफ़ा जब मैंने हमेशा देखा है तो यही देखा गया है कि कोई वकील जो है वो इस इंटेंशन के साथ अपने क्लाइंट के साथ नहीं चलता कि जी मैंने इसको बहुत जल्द इसको मैंने इंसाफ दिला के देना है। इंसाफ दिलाना ज़रूर है, उन्होंने अपना काम करना है, मगर दे आर नॉट रियली बॉदर्ड कि जल्दी हो जाए और मैं कुछ दिनों में इनको करके दे दूँ। रादर जो समझदार वकील हैं वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी मत कराओ, क्योंकि इससे क्लाइंट पे ये इम्पैक्ट जाएगा कि आपने कोई काम ही नहीं किया। खैर वो क्लाइंट की भी एक माइंडसेट का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो क्लाइंट भी जो है दे आर वेरी वेरी अनजस्ट विद देयर लॉयर्स, और अगर एक वकील उनको अच्छा काम भी करके दे और जल्दी अगर इंसाफ प्रोवाइड भी करवा दे उनको, तो वो आगे से उनका ये होता है कि जी इतनी फीस आपने क्यों मांग ली, इतने कम दिन लगे हैं। सो ये एक बड़ी catch-22 सिचुएशन है। एक चीज जो मैं जरा थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा हंजला, जो कि आसिम साहब ने अभी फरमाया, आसिम साहब ने एक बहुत अच्छी पॉइंट की तरफ इशारा किया है, और वो है एप्टीट्यूड ऑफ जजेस एंड उनका एक माइंडसेट। मैं इसमें एक चीज जो है ना ऐड करना चाहूंगा कि ये कोर्ट्स तब तक कामयाब नहीं होंगी कि जब तक आप बेसिक नॉर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल नहीं करेंगे। व्हाट आर दोज बेसिक नॉर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? वो ये हैं कि जब तक किसी एक्यूज्ड को एक ईमानदाराना इन्वेस्टिगेशन से नहीं गुजारा जाएगा, उसके केस के कॉन्टेक्स्ट में एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को नहीं देखा जाएगा बारीक बीनी के साथ, और हर एविडेंस को उसकी मेरिट पे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, आप तब तक इंसाफ नहीं दे सकते। आप जरा एक कुछ मैं आपके अब आगे चीजें पेश करना चाह रहा हूँ। कुछ अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि दुनिया की जुरिस्डिक्शंस को स्टडी करने का। मेरी ट्रेनिंग एज अ बैरिस्टर इंग्लैंड एंड वेल्स से हुई। उसके बाद मुझे एक मौका मिला यूनाइटेड स्टेट्स में एक कोर्स को अटेंड करने में, जहां उन्होंने हमें उनके सिविल सिस्टम का इतना नहीं जितना उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हमें एक बड़ा एक्सपोजर दिया। और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि क्या वजह है कि इन जुरिस्डिक्शंस में ट्रायल्स, मिस ट्रायल कहीं भी हो सकता है, गलती इंसान से कहीं भी हो सकती है, मगर उनका जो क्रिमिनल जस्टिस का या बेसिक जस्टिस का निज़ाम बड़ा रोबस्ट निज़ाम है, जिसके अंदर हर केस को बहुत डेप्थ के साथ इवेल्युएट किया जाता है, और उसके बाद ही जाके सजा और जजा का फैसला होता है। मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आज तक कभी आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर अगर कितनी FIR होती हैं जहाँ फायर आर्म इंजरीज होती हैं, जहाँ पे फायरिंग होती है, जहाँ लोग कत्ल भी हो जाते हैं, किसी को शार्प वेपन से उनको डीप कट वुंड्स आते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी कोई फायर आर्म वेपन इंजरीज हो या कोई इस तरह का सीन हो और उसके लिए किसी बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया गया हो? कभी आपने ये देखा है कि ये कभी नहीं हुआ? हालांकि बाहर की जुरिस्डिक्शंस के अंदर क्रिमिनल केस में जब भी फायर आर्म्स का मैटर होता है, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी कि एक इंडिपेंडेंट बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को या तो तबाह कर देता है या बना देता है। उधर प्रोसिक्यूशन की जान पे बनी होती है कि अगर हमारा केस
हमारा केस स्टेट की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर ये उनकी जिंदगियों का यानी उनके फ्यूचर्स हैंग कर रहे होते हैं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई अदालत के अंदर तो हम सारी उम्र के लिए तबाह बर्बाद हो जाएंगे। दे पुट डे एंड नाइट इन देयर केसेस। आप मुझे बताइए कि क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, आसिम साहब शायद मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें, पर मेरी नजर के मुताबिक 95% of the cases are destroyed because of third class investigation done by the police and extremely poor prosecution done by the state prosecutors who are least interested in their work. They do not want to do anything. Number one, जिस तरह के आपको पता है कि जो ही एक क्रिमिनल एक्ट होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो दोनों पार्टियों से रेट तय करना शुरू कर देता है। और मेरे सामने मैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ क्रिमिनल लॉ दैट मच, बट आई कीप अ वेरी कीन आई, क्योंकि जिस तरह आसिम साहब ने कहा उनका पैशन है, मेरा भी बहुत शौक है क्रिमिनल लॉ, बट देयर वर सर्टेन रीजंस दैट आई डिड नॉट परस्यू माय करियर इन क्रिमिनल लॉ दैट मच, बट आई कीप अ वेरी कीन आई ऑन द सिस्टम। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आईयू जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो दोनों पार्टी से भाव ताव शुरू करता है और वहीं से ही काम खराब होना शुरू हो जाता है। फिर क्योंकि मैं 2.5 साल हेल्थ डिपार्टमेंट का लीगल हेड रहा हूँ, मैंने एक इंतहाई जोरदार एफर्ट की कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स और जितने भी हमारी ये जो डॉक्टर्स रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं उनके लिए एक रोबस्ट निज़ाम बनाया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर ट्रायल के अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उसे कोई झुटला ना सके। क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से आसिम साहब मुझसे बहुत बेहतर इसको समझते हैं कि किस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स को गलत कर दिया जाता है, इंजरी होती कुछ है बना कुछ दी जाती है, और किस तरीके से डॉक्टर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में अपना पार्ट प्ले करती हैं। इससे बियॉन्ड एक स्टेप में आगे जाता हूँ। कभी आप ये देखिएगा कि जब भी हम एपेलेट स्टेज पे देखते हैं एक क्रिमिनल ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा हमें एक जज नहीं 2 जजेस 3 जजेस नजर आते हैं। हाई कोर्ट में 2 और मेरे ख्याल है ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं 2 या 3 जजेस बैठते हैं जो कि एपेलेट स्टेज पे उस केस को सुनते हैं। कभी आपने अगर दुनिया जहां में आप देखें तो शायद ही कोई जुरिस्डिक्शन आपको नजर आएगी जहां ट्रायल स्टेज पे सिर्फ एक जज जो है वो बैठ के सजा और जजा का फैसला कर देगा। आपको पता है कि मेरे लिए बड़ा ही एक हैरानकुन चीज थी कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूके उन दोनों जगहों पे ये बड़ी बारीक बीनी से ये ऑब्जर्व किया कि वो ट्रायल्स कभी भी एक शख्स की ईमा पे नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने इस चीज को ये देख लिया है कि एक शख्स पे आप छोड़ेंगे तो वो बड़े आराम से इन्फ्लुएंस हो सकता है। दे गो फॉर ट्रायल बाय जूरीज। ठीक है, हम ट्रायल बाय जूरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, हम सबको पता है कि वो किस तरह चलता है। आई अंडरस्टैंड कि इन पाकिस्तान पीपल आर नॉट मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। इट इज वेरी इजी कि उनको आप खरीद सकते हैं और अपनी मर्जी से उनको चला सकते हैं, मगर आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप लीगल फर्टर्निटी में से अच्छे लॉयर्स को आइडेंटिफाई करें और उनसे ये काम ले सकते हैं आप। क्योंकि आपको भी पता है कि एक जज साहब जो दिन में स्टीरियोटाइप बेतहाशा केसेस सुन रहे हैं, वो ऑलरेडी एक केस पे अपना माइंड बना के बैठे होते हैं। मैं किसी की इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, पर ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ कि और ये मैंने कुछ सेशन जजेस को इंटरव्यू भी किया है इन देयर पर्सनल कैपेसिटी जो मेरे जानने वाले थे, और उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज को तस्लीम किया कि जी कि केस एंटर होते ही हमें पता लग जाता है कि ये गुनहगार है या ये नहीं है। तो आप मुझे बताएं सजा और जजा का फैसला कहाँ रह गया? और वो बहुत अर्ली स्टेज पे अपना माइंड डेवलप कर लेते हैं अनटिल अनलेस कोई वकील जो है कोई बहुत वसिफरसली उसको आर्ग्यू करे या बहुत प्रेशर पड़े उसके ऊपर, उस जज के ऊपर, वरना अदरवाइज स्टीरियोटाइप रूटीन के अंदर ये काम हो रहा होता है। और इसलिए मेरी नजरिए में अगर कभी आप किसी भी हाई कोर्ट के जज से कभी बात करें या उनके आप कभी रिमार्क्स सुने, तो वो अक्सर केसेस को ट्रायल लेवल पे ओवरटर्न कर रहे होते हैं, और ओवरटर्न करने की वजह भी यही हो रही होती है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी एट टाइम्स विद द रीजनिंग गिवन बाय द ट्रायल जज इन हिज जजमेंट। सो ये मैंने कुछ आपको रीजंस बताई हैं, कुछ चीजें बताई हैं जो मेरे नजरिए में अगर इम्प्रूव की जाएं। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने ये देखा
कि उन्होंने बाय द वे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया जहां में ट्रायल्स आर अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू हैपन, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो इस चीज को समझते हैं कि एक अच्छे ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए बहुत पैसा दरकार होता है उसको रन करने के लिए, इसलिए सरकार उसके लिए स्पेशल पैसे रखती है उस काम के लिए। दूसरी बात जो मैं करने लगा था वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक फेडरल इदारा है यूएस मार्शल्स के नाम से, जिनका सिर्फ काम क्या है कि वो विटनेस हैंडलिंग करते हैं। जहां कहीं वनरेबल विटनेस का कोई इशू होता है, इमीडिएटली द फेडरल इदारा ऑफ यूएस मार्शल्स आर कॉल्ड इन, और उनकी ये ड्यूटी लगती है कि आपने इस केस के अंदर इनको विटनेस प्रोटेक्शन देनी है, और पूरे का पूरा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। और ये लोग जो है यूएस मार्शल्स के, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये भर्ती ही 6-6 फुट के या उससे भी भारी और ह्यूज लोग करते हैं, जिनका अपना इतना टेरर होता है, और वो उस केसेस के अंदर विटनेसेस को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, और इंश्योर करते हैं कि इंसाफ की रसाई के अंदर इन लोगों को किसी तरीके से हार्म ना पहुंचाया जाए। अब आप खुद सोचें कि ये जितनी बातें मैंने कही हैं, इसको अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन पे लेके आए। हमारे यहाँ पर हर लेवल पे, हर दम पे एक विटनेस पॉलिटिकली एंड थ्रू इलीगल मींस जो है वो उसके ऊपर कोजन इस्तेमाल की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। कोर्ट्स के अंदर चीजों को किस किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, और यही वो सारी नासूर हैं जो कि हमारे सिस्टम को चलने नहीं दे रहे। तो एज अ वे फॉरवर्ड मैं ये समझता हूं कि हमें सबसे पहले जिस चीज की सख्त तरीन जरूरत है वो ये है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करके उनको फॉलो करना है। और वो फॉलोइंग क्या है कि कुछ लोगों का एक ऐसा कोर ग्रुप होगा जो कि इसको मॉनिटर करेगा, इसको एवेल्युएट करेगा और इसे इंप्लीमेंट करेगा। वी हैव टू सेट अप ए मॉडल एरिया जहां पे आप कोई डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं कि जहां पे हर चीज को आप सीधा करें। आप जजेस की एक्सेप्शनल ट्रेनिंग कराएं। ये आसिम साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि वो जजेस लगाएं वहां पर जिनका इंटरेस्ट हो। ट्रायल को किसी एक जज पे मत छोड़ें, 2 लोगों को इस काम पे लगाएं ताकि उनका व्यू पॉइंट मिले, तो फिर जाके वो उसकी सजा और जजा का फैसला दें, ताकि एक जज को पता हो कि यार मेरे साथ कोई डिसएग्री भी कर सकता है और जरूरी नहीं है मेरा फैसला जो मैं दे रहा हूं उसको माना जाएगा। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ जजमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी। जजेस की मुआवनत के लिए पुलिस के ऊपर बहुत सख्त पहरा और उनकी ऊपर सख्त आप कह लें कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। आज तक घटिया और थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन करने पे कितने आईओज हैं जो मुअत्तल हुए हैं आज तक। आप रोज देखते हैं कि नैब, क्योंकि नैब लोगों को पकड़ती है, तो उनके जो आईओज हैं उनको कितनी सख्त सर्जनिश की जाती है बाय द कोर्ट्स। वेरी गुड, आई लाइक दैट। मगर आप क्रिमिनल केसेस में देखें कि कितने आईओ सस्पेंड हुए हैं, कितने पुलिस वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां हुई हैं इस बेस के ऊपर कि उन्होंने इंतहाई पुअर और थर्ड क्लास केस जो है वो प्रेजेंट किया है ना कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये चीज नोट नहीं हो रही है? ये सब नोट हो रही है। मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स जो होने चाहिए वो इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सीन ऑफ क्राइम, एक तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह की FIR कटती हैं, जिस तरह की जो पूरा चलान पेश किए जाते हैं, वो एक स्टीरियोटाइप कॉलोनियल टाइम्स का सिस्टम चल रहे हैं, जिनको डिफेंस के अच्छे वकील जो हैं वो किसी वक्त भी थ्रैश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये बेसिकली अंदियां हैं इस चीज की तरफ कि अगर आपने सही मानों में ये मॉडल कोर्ट्स को कामयाब करना है और लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुंचाना है, तो पहले आपको अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों की कोई मदद कर सकते हैं। जी हंसला। राइट सर, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप दोनों जो है वो कुछ अपनी सजेशन। जी हारिस साहब, मैं आपकी बात से मैं स्टार्ट लूं जी। हंसला मेरा जी प्लीज आसिम साहब आप कर लें, मैं फिर बात कर लेता हूं। अच्छा देखिए हंसला, जहां तक मेरी कुछ सजेशंस के बारे में, उसमें सबसे पहले मैं लूंगा जो बेसिक इशू था इन कोर्ट की को कॉन्स्टिट्यूट करने में, जो बार को एतराज था कि लेजिस्लेटर ने या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये इनिशिएशन नहीं या ये इनिशिएटिव नहीं लिया।
इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट के जरिए बाकायदा तौर पे एक अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए। मॉडल कोर्ट के लिए जरूरी है कि मॉडल कोर्ट मस्ट स्टे अलाइव regardless of the factor कि who is sitting at the chair of CJP। राइट, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए इसको। सेकेंडली वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जिन जजेस का क्रिमिनल साइड पे एप्टीट्यूड है सिर्फ वही जजेस मॉडल कोर्ट में बैठे, और जिनका सिविल साइड पे एप्टीट्यूड है उनको सिविल साइड पे उन्हीं को मॉडल कोर्ट में बिठाना चाहिए। राइट, फिर इसमें ब्रेक भी जरूरी है जजेस के लिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कॉन्स्टेंटली फॉर आवर्स एंड आवर्स दे कांट वर्क बीइंग ह्यूमन बीइंग। उनको ब्रेक का भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि आफ्टर अ मंथ दे मस्ट बी गिवन अ ब्रेक, बट प्रोसेस मस्ट नॉट डिसकंटिन्यू। आपके पास एक ऑल्टरनेट जज भी होना चाहिए जो उस ब्रेक के पीरियड के दौरान ही मस्ट कंटिन्यू दैट पोस्ट ऑफ स्पेशल जज इन मॉडल कोर्ट। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी विद इन कोर्ट आवर्स ही लिमिट करना चाहिए। ये लॉयर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा और कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जजेस ऑफ द कोर्ट, मॉडल कोर्ट स्पेशली, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि वो विद इन दैट लिमिट के जैसे कोर्ट आवर्स खत्म हो रहे हैं तो मॉडल कोर्ट का भी टाइमिंग खत्म। उनके ऊपर ऐसा बर्डन या ऐसा इस तरह से उनको फोर्स ना किया जाए कि वो रात तक बैठे हुए हैं या उनकी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी जाए और वो रोबोट बन के उस काम को परफॉर्म करने के लिए लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ विद इन दैट टाइम, और ये काम हो सकते हैं, बिलीव मी, वी जस्ट ओनली नीड कॉम्पिटेंट क्रिमिनल कोर्ट्स, मींस कॉम्पिटेंट क्रिमिनल जजेस। राइट, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। एक जजेस की एक ट्रायल कोर्ट में आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मॉडल कोर्ट बना देते हैं तो इट्स नॉट, दे विल नॉट बी बर्डन्ड। और अब जो सिचुएशन आजकल जो हमारे पास है, इवन के भावलपुर में इस वक्त अब मर्डर केस मॉडल कोर्ट में नहीं था, दे हैव 0 मर्डर केस। तो अब अगर कोई नया केस आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सैड एस्पेक्ट है कि कुछ अरसे से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्लीज करने के लिए जो नए फ्रेश चालान थे उनको रोक दिया गया, बावजूद इसके कि पुलिस ने चालान प्रिपेयर, यानी जिसको अब 173 की रिपोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हम उनको कॉमनली चालान भी कह दिया जाता है, तो वो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, प्रोसिक्यूशन के पास होती हैं, लेकिन वो सेंड टू कोर्ट नहीं की जा रही। उनको डेलिबरेटली कुछ सेशन जजेस ने, कुछ यूं समझ लें कि जो लोअर जुडिशरी है उन्होंने उसको रोका हुआ है टू जस्ट शो देयर परफॉर्मेंस, वो जिसको कहते हैं ना एक आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ये नहीं कि केसेस वैसे खत्म हो गए, केसेस अभी भी हैं जिनके चालान सिर्फ उन्होंने रोके हुए हैं और वो केस पेंडिंग है। और इस सिचुएशन में मेरा ख्याल में जो इस वक्त प्रेजेंटली कोविड-19 की सिचुएशन है, इस वक्त मॉडल कोर्ट कैन आइडियली वर्क। आप एक्यूज्ड को जेल से कोर्ट में लाए बगैर उसको वीडियो लिंक पे लेकर काम कर सकते हैं। आप इवन विटनेसेस को वीडियो लिंक पे लेकर एविडेंस रिकॉर्ड कर के जी एक अदालत भरी हुई है ट्रायल कोर्ट, और उसमें नंबर ऑफ पर्संस दे आर गेट टुगेदर एंड जस्ट वायलेटिंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग। इस सारे प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए इस वक्त मेरा ख्याल है कि सिर्फ मॉडल कोर्ट ही हैं जो इस सूरत हाल में इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए दे कैन वर्क एंड दे कैन इफेक्टिवली वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली nowadays they have been stopped by some their superior officers from their working, which is not good for litigants, at least on criminal side. Right. जी हाँ सर, जी मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए मैं आपको थ्रू आउट एक ही बात कहता आ रहा हूँ बार बार कि आप कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें। हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारा ये रहा है कि हम हर काम का शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमने हर चीज़ का वे आउट जो है रादर के हम तहकीक करके उसका हल निकालें प्रॉपर। हम कहते हैं चलो ऐसे नहीं ऐसे कर दो। जैसे कि एग्जांपल है कि आपका ATA एक्ट है, फॉर एग्जांपल
एटी एक्ट की कभी जरूरत ही नहीं थी कि अगर आप पीपीसी को बकायदा बड़े गौर से पढ़ते। फॉर इंस्टेंस कि भगत सिंह एक बहुत बड़ा मशहूर एक फ्रीडम फाइटर था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने उसका ट्रायल 120 और 124 पीपीसी के अंडर चलाया था, और उसी के अंडर, क्योंकि दैट एक्ट वाज कमिटेड एज एन एक्ट अगेंस्ट स्टेट, और वो एक टेररिस्ट एक्ट था उनके कॉन्टेक्स्ट में, गोरों के कॉन्टेक्स्ट में, वो एडिक्वेट लॉ एग्जिस्ट करता था। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी केस होता है, फौरन किसी को फंसाने के लिए एटीए का कानून जो है, बजाय इसके कि वो अपना जेन्युइन पर्पस सर्व करे, उसको मिसयूज किया जाता है। प्रॉब्लम इधर भी यही है सारी की सारी, कि हमने मॉडल कोर्ट का एक शॉर्टकट तो क्रिएट कर दिया, पर हमने ये रियलाइज नहीं किया कि हमारा जो पूरे का पूरा निजाम क्रिपल्ड निजाम है, उसका इलाज इस पैनाडोल के थ्रू नहीं हो सकता। अच्छी बात है, एक कोशिश है, पर मैं नहीं समझता इसका हल है। इसका हल है ही यही कि आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी जुडिशरी को अकाउंटेबल करें लोगों के आगे। ये मेरा एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन इस तरह बनता है कि हर जज को ये पता हो कि आज मैं सेशन जज लग के अगर मैं कसूर जा रहा हूं और मेरा 1 साल का टेन्योर है, तो उस साल के बाद मेरी एक बड़ी स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी, नॉट ओनली बाय माय सुपीरियर्स एट द हाई कोर्ट, बट a specific report will be taken up by the people of that region, कि वो बताएंगे कि इन जज साहब ने इंसाफ के हसूल के लिए क्या रास्ते हमवार किए। नंबर 1। नंबर 2, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के साथ एक सौतेलों वाला सलूक किया जाता है, ये मेरा एक नजरिया है, वो खत्म होना चाहिए। इनको एम्पावर करना चाहिए। जिस तरह आसिम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जजेस के औकात, उनपे आप देखिए, एक बंदा जिसपे 100 केस रोज उसकी कॉज लिस्ट में होंगे, वो कैसे इंसाफ करके देगा आपको? पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। हम 1 केस, 2 केस, 3 केस पे दिमाग लगा सकते हैं, हम 100 पे नहीं लगा सकते। इसलिए आपको हर चीज को डिजिटलाइज करना है, आपको लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है। जैसे कि अब एक इतना बड़ा एफर्ट होती है कि जो क्रिमिनल्स को लाया जाता है कोर्ट के अंदर, और मेजॉरिटी ओकेजन्स वो आते हैं और चले जाते हैं, कभी हड़ताल, कभी कुछ तो कभी कुछ। क्यों नहीं पोर्टेंट निजाम लगा के उनकी वहीं से ही आप उनके बयान कलमबंद करें? क्या मुश्किल काम है कि अगर उस एरिया का जज है वो जाके उधर ही जहां पे इनकी जेल है वहीं पे एक अरेना बना दिया जाए, वहां पे इनके बयानात हो जाए। इनकरेज किया जाए लॉयर्स को कि वो जाएं और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के थ्रू इनके बयान रिकॉर्ड करके वहीं पर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर दिया जाए और केस को आगे बढ़ा दिया जाए, केस कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया जाए। फिर सबसे बड़ी बात यह है, लॉ ऑफ डैमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुल्क में बेहतरी के लिए। आपको सिविल केसेस में डैमेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह ही जिस तरह इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि एक शख्स 13-14 साल या 17 साल जो है वो रहा इनकार्सरेशन में, अब वो जब रिलीज होता है। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है अंजला? हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर। अच्छा, जी वो बीच में एक आवाज आ गई थी। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक शख्स जो 16-17 साल के बाद रिलीज होके बाहर निकलता है, वो किसका गिरबान पकड़ेगा जाके? आज तक कभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जिस दिन हम अपने जस्टिस सिस्टम को अकाउंटेबल करना शुरू करेंगे, अपने जजेस से ये सवाल करेंगे कि आपने ये इतना अरसा ये केसेस चलाए या डिले हुआ या जो कुछ भी हुआ, इसका जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और ये तब तक अकाउंटेबल नहीं होगा जब तक आप लोगों के आगे इनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे। एक सबॉर्डिनेट जज सिविल जजी से सेशन जज तक अपना सफर तय करता है, जिसमें 35 से 40 साल वो एक अपनी जजी कंप्लीट करते हैं, एज अ जज अपना टाइम टेन्योर कंप्लीट करते हैं। इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर आज तक हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि उनसे ये सवाल किया होगा किसी भी केस के अंदर, या अवाम नास को ये इनकरेज किया गया हो कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ अ जज, हियर इज अ वे आउट, कि आप उनके खिलाफ या उनके कॉन्टेक्स्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि इन्होंने ये सवालात नहीं, ये मैटर्स को कंसिडर नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, इवन आप सुपीरियर जुडिशरी को भी देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई निजाम नहीं है कि जिसके तहत एक एवरेज या बिलो एवरेज जजमेंट को एवैल्यूएट करने का तरीकेकार हो,
कि जिसके अंदर हम उन जज साहब से इस्तफसार कर सकें बहुत मुदबाना तरीके से कि सर आपने ये जजमेंट जो दी है इसमें हमें इन मामलात में कानूनी इख्तलाफात हैं और बराए मेहरबानी आप अगर इसको दोबारा रिविजिट करें या कोई ऐसा फोरम हो जो इस चीज पे गुफ्तगू करे तो इससे पूरे निज़ाम पे एक इम्पैक्ट जाएगा कि हर शख्स जो है उसका काम अकाउंटेबल है और उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ये चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब से टॉप लेवल से नीचे तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि मैं एज अ वकील बहुत जगहों पर इंतहाई फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मेरी लेजिटिमेट केसेस के ऊपर मेरी सुनवाई नहीं होती, और जब नहीं होती और मैं उस पर क्रिप करता हूं तो मुझे बताया ये जाता है कि आपको बताया मुझे ये जाता है कि आपको पेशेंट होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं करना चाहिए, मगर एक किसी भी वकील का ये राइट है कि उसको प्रॉपरली एक हेयरिंग दी जाए और उस हेयरिंग के थ्रू उसको एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया जाए। सो कटिंग अ लॉन्ग शॉर्ट, मेरे जो एक दो पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे कि फर्स्ट देयर हैज टू बी अ विल एट द टॉप लेवल कि यस टुडे वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी विल improve ourselves in a proper way, and then एक और फर्दर कॉन्टेक्स्ट में पूरी बार काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया जाए और उनसे सजेशंस ली जाएं, तभी ही जाके ये मामला ठीक होंगे, वरना नहीं ये ठीक होंगे। बस मैं कंक्लूड ये करना चाह रहा था कि इंप्रूवमेंट तब तक नहीं आएगी जब तक फ्रॉम द टॉप लेवल इस चीज का रिजॉल्व ना शो किया जाए कि हमने एक आम आदमी की दहलीज पे इंसाफ पहुंचाना है, हमने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना है और हमने मिलजुल के तमाम निज़ाम को इस तरह तरतीब देना है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स लेके आए, क्योंकि हमारा मुल्क का निज़ाम, तमाम निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज की, इसमें मईशत, हर चीज जो है वो इंसाफ पे डिपेंडेंट है। और एक छोटा सा मॉनेटरी सूट जो है जो सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है कि अगर किसी शख्स ने एक बंदे से 5 लाख 10 लाख रुपए ले लिए हैं और वो उसने रिकवर करने हैं तो इस काम में उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। जैसे कि आसिम साहब ने बताया, इंसाफ के हसूल में एक बेगुनाह इंसान 20 साल तक जेल की कैद गुजारता है और उसकी सुनवाई नहीं होती किसी भी स्टेज पे। ऐसे लोग जब भी अवाम नास में जाएंगे तो वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से अपना एतमाद खो देंगे। मैं एक टीचर भी हूं, मैं कानून पढ़ाता भी हूं, और मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनमें से एक स्टूडेंट भी मुझे आज तक नहीं मिला जिसने ये मुझे कहा हो कि सर मुझे कानून पे भरोसा है। सब ये कहते हैं कि ये निज़ाम जो है ये बिकाऊ निज़ाम है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, और एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव आज तक यही है। यही वो चीज है जिसे हमें आने वाले फ्यूचर में इम्प्रूव करना है। तो इस पे मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, आज के हमारे सेशन का यहीं इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।